नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। देश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच कोरोना टीकाकरण का दूसरा अभियान 1 मार्च से शुरू होगा। इस चरण में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी। जनवरी की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहले चरण में देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों को टीका लगाया जाएगा। 1 मार्च से अब टीकाकरण अभियान के इस दूसरे चरण में इन्हें ही टीका लगाया जाएगा। चुनाव से पहले बंगाल सरकार जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराना चाहती है, जिससे सुरक्षित चुनाव कराए जा सकें। इसके लिए राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मदद भी मांगी है। ममता ने पीएम मोदी से कहा है कि टीकाकरण के अभाव में आगामी चुनाव में बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक बिना वैक्सीन से सुरक्षित हुए वोट देने के लिए आने पर मजबूर होंगे। इसलिए जरूरी है कि तत्काल उन तक रैपिड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत पहुंचा जाए। ये उनके स्वास्थ्य और चुनाव दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इसलिए राज्य सरकार ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला किया है। ममता ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वो अथॉरिटी को आदेश दें जिससे राज्य वैक्सीन जल्दी खरीद सके। बता दें, बंगाल की लगभग 10 करोड़ आबादी है और इसको वैक्सीन खरीदने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। अब सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दंगाबाज कहा है। कोलकाता के हुगली में हुई जनसभा में ममता ने कहा कि मोदी देश के सबसे बड़े दंगेबाज हैं। ममता ने यह भी कहा कि मोदी का समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बुरा आएगा, जो उनका इंतजार कर रहा है। बता दें, बीजेपी भी लगातार टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर है। गुजरात के अहमदाबाद में तैयार किए गए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की है कि इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बता दें, इसी मैदान पर आज भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। बता दें, दुनिया के सबसे बड़े इस स्टेडियम में 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता बताई जा रही है। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इसको सरदार पटेल का अपमान बताया है और कहा है कि जिनके नाम पर बीजेपी वोट मांगती है उनका ही अपमान किया जा रहा है। हार्दिक ने ट्वीट कर कहा कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और उसी कारण आरएसएस के चेले सरदार पटेल का नाम मिटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाहर से मित्रता और भीतर से बैर, ये व्यवहार बीजेपी का सरदार पटेल से है, लेकिन हिंदुस्तान सरदार पटेल का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है और पूरी बीजेपी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। राहुल ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में कहा कि पहले 15 साल मैं उत्तरी क्षेत्र से सांसद था, तब मुझे एक अलग तरह की राजनीति करने की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना खुद को ताज़ा करने जैसा था और मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा रुचि रखते हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं, वे मुद्दों की तह तक जाते हैं। जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की कमान संभाल रहे जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल कुछ दिन पहले उत्तर पूर्व में थे तो वह भारत के पश्चिमी इलाकों के खिलाफ जहर उगल रहे थे और आज वह दक्षिण में हैं तो उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो की राजनीति काम नहीं करती। नड्डा ने गुजरात नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का भी जिक्र किया। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिराए जाने के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा ही है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि पुडुचेरी की सरकार गिराने के बाद महाराष्ट्र में भी ऐसा करने की बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है वैसे ही महाराष्ट्र भी बहुत दूर है। मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में कांग्रेस थी, महाराष्ट्र में शिवसेना है, इसलिए कोई अनावश्यक उठापटक के चक्कर में ना पड़े। पुडुचेरी में सरकार गिराने के लिए जो खटपट और भागदौड़ की गई वो सारा प्रयोग महाराष्ट्र में किया जा चुका है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि एक समय दक्षिण में कांग्रेस का बोलबाला था, आज पुडुचेरी जैसा छोटा सा राज्य भी उनके हाथ में नहीं रहा। देश में अब पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। महाराष्ट्र और झारखंड में अगाड़ी सरकार में कांग्रेस शामिल है। झारखंड को भी अस्थिर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी को लगा दिया गया है।
यूपीएससी के जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में परीक्षा में अपने आखिरी प्रयास का इस्तेमाल कर लिया है, उनको अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर दिया है। याचिका में कोरोना वायरस महामारी को कारण बताते हुए कहा गया था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए और उम्र सीमा में छूट दी जाए। ये याचिकाकर्ता वे थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अपना अंतिम मौका इस्तेमाल कर लिया था। इन्होंने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पैदा हुई कठिनाइयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि महामारी ने उनकी तैयारी को प्रभावित किया और अतिरिक्त प्रयास की मांग की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने अब याचिका को खारिज कर दिया है। इसी मामले में पहले केंद्र सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देगी। कोरोनिल पर भ्रामक दावों को लेकर घिरे बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से अब पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट कोरोनिल पर जारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस रिलीज से हैरान है। इतने अच्छे खासे डॉक्टर भी साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, ये बहुत निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल एक एविडेंस बेस्ड दवाई है और प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल एक्सपर्टीज का साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिसर्च एविडेंस एकीकृत है। कोरोनिल कोई खुफिया मेडिसिन नहीं है, बल्कि इसके सभी तत्वों के बारे में आम जनता के बीच में जानकारी दी गई है। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको झूठी और मनगढ़ंत दवा बताया है। साथ ही दवा के लॉन्च में स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस रिलीज जारी करने के साथ ही ट्वीट में फिर से साफ दावा किया है कि कोरोनिल को WHO GMP के अनुसार COPP लाइसेंस मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में आयुर्वेद वैश्विक पटल पर पहुंचा है और इसीलिए आयुर्वेद के विरोधियों में इसको लेकर खलबली मची है। राष्ट्रीय टीम में खेल चुके क्रिकेटर मनोज तिवारी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में ममता बनर्जी की सभा में TMC की सदस्यता ले ली है। बता दें, तिवारी ने भारत के लिए 12 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। इसके अलावा वो IPL के 98 मैच खेल चुके हैं। तिवारी काफी समय से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए अब केंद्र सरकार फिर से अलर्ट हो रही है। इसलिए अब केंद्र ने उन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय टीमों को भेजा है, जहां पर कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। 3 सदस्यीय टीम को 10 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भेजा गया है। ये टीमें राज्यों व यूनियन टेरिटरीज की सरकारों को कोरोना से निपटने और स्थिति को संभालने में मदद करेंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में महज 112 रनों पर समेट दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। उसने अपना पहला विकेट डॉम सिवले के रूप में तीसरे ओवर में ही खो दिया, जिसके बाद से तो विकेट गिरने का क्रम रुका ही नहीं। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 6, रविचंद्रन अश्विन ने 3 और ईशांत शर्मा ने 1 विकेट लिया। तो वहीं भारत ने अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। क्रीज पर रोहित और शुभमन गिल बने हुए हैं। अक्षर पटेल ने इस मैच में 6 विकेट लेकर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले चेन्नई टेस्ट मैच में भी अक्षर ने 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था। अक्षर ने अपने करियर के पहले लगातार 2 टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल करके एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अक्षर पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 32 साल के बाद लगातार 2 टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल करने का कमाल कर दिखाया है। इससे पहले नरेंद्र हिरवानी ने साल 1988 में अपने करियर के पहले 2 टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल करने पे सफलता पाई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।